नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज नेहरू पे बात कर लें, और नेहरू पे बात करना मुझे हरदम इसलिए अच्छा भी लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। 27 मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई, आज से 62 साल पहले। वो अलग बात है कि इस समय जो देश का निज़ाम है वो आज देश में जो कुछ हो रहा है बिल्कुल अव्यवस्था है, चीज़ें नहीं हैं, उसके लिए वो नेहरू को दोष देने की कोशिश करता है। लेकिन नेहरू जैसा विजनरी भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में उनके सानी का मुझे कोई दूसरा जल्दी दिखता नहीं है एज अ टोटल स्टेट्समैन। गांधी दूसरे लीग के वो थे, लेकिन एक राजनेता जिसको वोट भी चाहिए, जिसको सरकार भी चलाना है, जिसको अपने देश जो बिल्कुल नया, जिसको आज़ादी मिली है उसको अपने पैरों पर भी खड़ा करना है, उसको अपने दुश्मनों से भी निपटना है, और इन सबके साथ करते हुए उसको अपने देश के स्वाभिमान और देश की जो इज्जत है उसकी रक्षा भी करनी है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आज कहीं हम लोग बार बार अपने को विश्व गुरु कहते हैं कि हम विश्व गुरु हो जाएंगे और हम फलानी ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएंगे। 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर स्थिति में था। हमारे पास वर्चुअली कुछ नहीं था, हम कुछ बनाते नहीं थे, सब कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। और ऐसे समय में जब नेहरू ने कुर्सी संभाली, देश की बागडोर संभाली, उसके बाद मैं इनके कुछ इंटरनेशनल चीज़ों पे ज़्यादा बात करूँ, क्योंकि नेहरू के इस पर बहुत बात हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेहरू ने इस देश की जो बेसिक नींव थी, एक किसी भी देश की जो नींव होती है, जो उसको मजबूत करने का काम किया। पब्लिक सेक्टर के रूप में, आईटी के रूप में, आईएम्स के रूप में, भाखड़ा नागल से लेके मालूम नहीं क्या क्या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश को मजबूत करता है, उस पर बहुत काम किया नेहरू ने, एक दृष्टि दी। आज वो निर्णय कभी कभी लग सकता है कि वो निर्णय ठीक थे, नहीं ठीक थे, वो अलग बात है। कुछ लोगों का मानना यह है कि नेहरू फौज को शायद उतनी तवज्जो नहीं देते थे। उसके कारण ये थे कि भारत ने जैसी ही आज़ादी मिली फौज पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं किया था। जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्च किए गए थे। लेकिन 62 में एक चीन से लड़ाई हुई जो हमारे लिए ख़राब लड़ाई थी, और उसके बाद फिर शायद चीज़ें दूसरी दिशा में हुई। लेकिन तब तक हम अपनी बेसिक आधारशिला, बेसिक नींव बना चुके थे, जिसके ऊपर हमने एक मजबूत राष्ट्र बनाने की कोशिश की। नेहरू का एक दो चीज़ें मैं आज अमेरिका के लिए इसलिए, क्योंकि हर एक आदमी आज जिस तरह से अमेरिका हमें फटकारता है, जिस तरह से बेइज्जती करता है, ये वो ट्रंप है जो मतलब उनको उनकी मोदी जी से कोई वो हो सकती है, उनकी मोदी जी से पर्सनल दोस्ती हो सकती है, राइवलरी हो सकती है, खुन्नस हो सकती है, लेकिन एज अ कंट्री वो जिस तरह से भारत को ट्रीट करते हैं, वो एज अ इंडियन मुझे उस पर सख्त आपत्ति है। और उस आपत्ति को जब भी मौका मिलेगा, जहां भी होगा, मैं उसको दर्ज ज़रूर करता रहूँगा। जैसे एक बात मैं इसमें इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, इसकी रूपरेखा, नेहरू की जो दुनिया के में जो इज्जत थी, और अगर उसका पैमाना हम अमेरिका को मानते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश उस समय भी था, तो नेहरू की जब पहली विजिट होती, पहली बार जब वो अमेरिका जाते हैं, वो आज़ादी से पहले अमेरिका नहीं गए थे, तो जब पहली बार अमेरिका जाते हैं वो लंदन गए हुए रहते हैं। कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज थे उनके प्राइम मिनिस्टर की बैठक थी, अक्टूबर महीने की बात है, 1949 में। अमेरिका से बुलावा आता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट ट्रूमैन होते हैं कि भाई अमेरिका की यात्रा करिए, और ये पता था कि भारत के पास उस समय अपना, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास कोई जहाज़ तो था नहीं, नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट से जाते थे, वो भी इतने तेज़ जहाज़ नहीं थे। तो प्रेसिडेंट ट्रूमैन अपना पर्सनल जहाज़ भेजते हैं नेहरू को लाने के लिए। कहने को ये बहुत छोटी बात है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, मतलब यूएसए के प्रेसिडेंट का जहाज़ किसी को लेने जाता नहीं है। वो नेहरू को बुलवाते हैं, आते हैं वहाँ, और जब नेहरू वाशिंगटन पहुँचते हैं तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के वो टारमेक पे शाम को 4:30 बजे ये जहाज़ लैंड करता है, अक्टूबर में कभी। ये
जो हवाई अड्डे के टारमेक पे खुद मौजूद रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रूमैन इनको रिसीव करने के लिए। उसके बाद नेहरू 2 बार, जब आइजनहावर प्रेसिडेंट थे तब गए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आइजनहावर ने इनको अपना जो व्यक्तिगत घर था जहाँ को टेक्सास में जहाँ को बिलोंग करते वहाँ इनको लेके गए थे। ये भी किसी ने आज तक किसी हमारे और किसी प्राइम मिनिस्टर के न प्राइम मिनिस्टर के व्यक्तिगत वाले घर, ये व्हाइट हाउस और ये सब तो उनके सरकारी आवास है। और फिर नेहरू जो अंतिम बार अमेरिका जाते हैं वो 1961 में जाते हैं जब कैनेडी प्रेसिडेंट थे। और ये मैं इसलिए इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि नेहरू जब 1961 में जाते हैं तो इस बार वो न्यूपोर्ट पे उतर रहे होते हैं। न्यूपोर्ट वह रोड आइलैंड है, अगर आप देखिए तो बॉस्टन है, बॉस्टन के बगल में रोड आइलैंड है, वहीं पे ब्राउन यूनिवर्सिटी है। हम लोगों के एक मित्र हैं, वो जब हम वाशिंगटन में कॉन्फ्रेंस किए तो वो आए थे, उसके बाद भी उनसे कुछ ना कुछ समझ मतलब बातचीत जारी रहती है। वो ब्राउन में इस समय पढ़ाते हैं, आशुतोष वार्ष्णेय। तो नेहरू पहुंचते हैं जब इंडिया से वहां ब्राउन में, और कैनेडी फिर सारे प्रोटोकॉल तोड़ के वो सारे फोटो हैं, लेकिन मैं लगाने में दिक्कत क्या है कि आजकल कॉपीराइट का बहुत दिक्कत हो गई है। किसका कॉपीराइट कहाँ होगा, मैं अभी उस कॉपीराइट से निकला हूं, 2 स्ट्राइक मिल गए थे तो मैं कॉपीराइट नहीं लगा पा रहा हूं। आप खुद गूगल कर लीजिए, नेहरू विजिटेड 1961 अमेरिका वेलकम बाय कैनेडी, इतना डाल दीजिए। कैनेडी से टारमेक में नहीं रहते हैं, वो जो सीढ़ी लगी रहती है उसकी 2 सीढ़ी चढ़ के जो जहाज से उतरने से वहां पे नेहरू का स्वागत करते हैं। ये बात बहुत छोटी है, कोई कहेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, बात बहुत छोटी नहीं है। 2025 में जब भारत बड़ा हो गया है, हम तीसरी इकोनॉमी और क्या क्या मालूम नहीं अपने को, हम क्या क्या बोल रहे थे उस समय जब मोदी जी व्हाइट हाउस जाते हैं तो मोदी जी से पहले जो 5, 6, 8 लोग गए हुए हैं, आप खुद निकाल के देख लीजिए, उन सबको बाहर रिसीव करने ट्रंप आते हैं खुद। मोदी जी के बाद जो लोग राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं उनको लेने ट्रंप आते हैं, मोदी जी को लेने ट्रंप अपने घर के दरवाजे तक नहीं आए थे। उन्होंने एक नॉन डिस्क्रिप्टिव सा किसी एक अधिकारी को, एक महिला अधिकारी को भेज दिया था। नो, ये कहीं प्रोटोकॉल में नहीं लिखा है। नेहरू का 1949 में जो स्वागत होता है जो न्यूयॉर्क में, वो फिर से आप लिखिए नेहरू वेलकम इन न्यूयॉर्क 1949। सड़क पे कई किलोमीटर के अमेरिकन की भीड़ है, इंडियंस की भीड़ नहीं है। मोदी नहीं हो रहा है, अमेरिकन की भीड़ है। वो सारे वीडियोस हैं, आप थोड़ा सा करिए, वो पूरा न्यूयॉर्क शहर बाहर निकल आता है नेहरू को देखने के लिए, और नेहरू के पक्ष में ना हम तो गरीब देश थे उस समय। ये नेहरू की ताकत थी, लोग दुनिया समझती थी कि नेहरू क्या चीज है। मैं एक चीज इसलिए करूंगा कि नेहरू का एक मैं और बात आपको, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिस तरह से नेहरू ने देखा था, और अगर नेहरू कुछ 1-2 साल और जिंदा रह गए होते तो शायद आज दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो शायद कुछ और होती। कई लोगों को है ना कि अरे भाई चीन शुरू से चीन का भी समझ लिए। देखिए, जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद एक यूनाइटेड नेशन, तो उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशन की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल के हम परमानेंट मेंबर नहीं है। पहली वर्ल्ड वॉर जब हुई तो उसके बाद एक लीग ऑफ नेशंस बना, और उस लीग ऑफ नेशन में कौन कौन आए? उस लीग ऑफ नेशन में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और जापान। यूएसए ने नहीं ज्वाइन किया था। ये 4 देश लीग ऑफ नेशंस बना लिए। बाद में क्या क्या हुआ, जापान ने खुद ही दूसरे देश पे चढ़ाई की, लीग ऑफ नेशंस ने कहा भाई विड्रॉ करो, नहीं माना, जापान उससे निकल गया, इटली उससे निकल गया, और फिर लीग ऑफ नेशंस का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका में एक बैठक हुई और यह तय हुआ कि अब एक यूनाइटेड नेशन होना चाहिए, और उस यूनाइटेड नेशन की परिकल्पना के रूप में 1 जनवरी 1942 में उसको बोला गया था, ये जो 4 पावर बोलते थे, एलाइड्स की 4 पावर, जिसमें यूके, यूएसए, सोवियत रूस और चीन,
ये पहले दिन से चीन, ये ध्यान रखिएगा, चीन उस समय से था, चीन उसका पार्ट एंड पार्सल था। 1 जनवरी 1942 को ये अनाउंसमेंट होता है न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में शायद, और चीन उसका पार्ट रहता है। मैं ये बात इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि 1 जनवरी नहीं, हम लोग तो भारत छोड़ो 1942 के जून में कर रहे थे, अभी देश तो गुलाम था हमारा, हम कहीं आसपास नहीं थे। और फिर ऑफिशियली पहले 26 जून 1945 में एक वो होता है, जो उस समय 4 ही लोग रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, लेकिन जब फाइनली 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का फॉर्मेशन होता है, बाकी 40-50 देश और होते हैं, तो उस समय जब सिक्योरिटी काउंसिल बनती है तो इन 4 के अलावा यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, सोवियत रूस और चीन के अलावा फ्रांस को भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है। हम अभी भी गुलाम हैं। 24 अक्टूबर 1945 हम अभी भी गुलाम हैं। अब किसी को लगा चीन वहां का है, चीन को आजादी 1912 में मिल गई थी, और वो चीन उस समय कहा जाता था रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, और चीन में फिर एक गृह युद्ध होता है, और फाइनली 1949 में ROC जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसके लीड, जो उसके नेशनलिस्ट लीडर थे चांग काई शेक, वो भाग के ताइवान में शरण लेते हैं, और ROC का हेडक्वार्टर बनता है, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना का हेडक्वार्टर बनता है ताइवान, और चीन जो आज हम मेनलैंड चीन जिसको बोलते हैं, वो उसका नाम होता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, और उसके लीडर होते हैं माओ। ये 1949 में होता है। और एक ध्यान और रखने वाली बात है, अक्टूबर 1971 तक यूएन में ROC मेंबर था, PRC मेंबर नहीं था। मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान वाला मेंबर था, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बीजिंग वाला मेंबर नहीं था। इसके लिए किसी और, मैंने इस पे एपिसोड भी कर रखा है, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि नेहरू हरदम चाहते थे कि बड़ा राष्ट्र है, इसको कहीं से बांध के रखना चाहिए, और उसी को लेके लोग फैलाते हैं अरे भारत को कभी सिक्योरिटी काउंसिल की सीट नहीं मिल रही थी। जिस समय सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म हुआ था उस समय भारत गुलाम था। मैं एक चीज अब जो आपको इसलिए, क्योंकि उसको उस विश्व गुरु क्या होता है ये समझने की कोशिश करिए। 1955 में, याद रखिएगा, 1955 में इंडोनेशिया में एक बैंडुंग कॉन्फ्रेंस होती है। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस मूल रूप से 5-6 देश मिलके उसको करते हैं, इंडोनेशिया, बर्मा, इंडिया, सिलोन, पाकिस्तान, ये लोग उसके मूल रूप से करते हैं, और करीब वहां पे 29 कंट्रीज आती हैं। उस 29 कंट्रीज का उस समय का जो दुनिया की पॉपुलेशन थी उसका 55% ये 29 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही थी, दुनिया की बड़ी ह्यूमैनिटी को। बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, और वहीं से आइडिया शुरू होती है नॉन अलाइन मूवमेंट की, नैम की। और फॉर्मली नैम 1961 में जवाहरलाल नेहरू उसके मुख्य कर्ता धर्ता थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मैं नहीं बोलूंगा, 4-5 और वर्ल्ड लीडर थे। जवाहरलाल नेहरू थे, टीटो थे यूगोस्लाविया के, नासिर थे इजिप्ट के, सुकर्णो थे इंडोनेशिया के, इन घाना के, इन 4-5 लीडर की सरपरस्ती में नॉन अलाइन मूवमेंट फॉर्मली वो होता है, नैम की स्थापना होती है। और ये कहा जाता है कि ना हम अमेरिका के साथ अलाइंड है, ना हम सोवियत रूस के साथ, क्योंकि तब तक सोवियत रूस और अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, दुनिया 2 भागों में बट रही थी, लेकिन ये देश 55% आबादी वाले को रिप्रेजेंट करने वाले देश कहते हैं हम किसी के साथ नहीं। और उस समय नेहरू ने इस मूवमेंट को काफी आगे तक बढ़ाया था। मैं आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, क्योंकि आज हरदम होता है ना कि आपका स्टैंडर्ड से कौन आपकी इज्जत कर रहा है। दुनिया का ठेकेदार जो आज बना हुआ है अमेरिका, ये उस समय भी ठेकेदार था। और एक चीज याद रखिए, छोटी बहुत चीजें हैं, इतिहास के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि नेहरू को जब भी आप देखिएगा तो नेहरू का एक जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं दुनिया के स्तर पे, भारत को तो उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर्स दिया, वाइट, वो सब मैं दोहरा चुका हूं, दोहरा नहीं रहा हूं। दुनिया में अगर नेहरू ने कुछ दिया तो इस दुनिया को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम किया। भारत और पाकिस्तान तो एक साथ आजाद हुए थे। जब नेहरू की मृत्यु होती है 64 में, तब तक
पाकिस्तान में मालूम नहीं कितने प्रधानमंत्री और कितने जनरल और कितना तख्ता पलट हो चुका था। पाकिस्तान अपनी डेमोक्रेसी को नहीं कंजर्व कर पाया, हमने कंजर्व किया। नेहरू ने दुनिया को दिखाया, और जिस डेमोक्रेसी के बारे में चर्चिल से लेकर सब लोग ये भविष्यवाणी कर चुके थे कि हिंदुस्तान तो बिखर जाएगा, ये एक साथ रह ही नहीं सकता है, इसका लोकतंत्र चल ही नहीं पाएगा, उस चैलेंज को गलत साबित करने का जो सबसे बड़ा काम किया था नेहरू ने किया था। और नेहरू ने दुनिया के उन सारे देशों में यह विश्वास जगाया कि आप अपने लोकतंत्र को ईमानदारी से चलाएं तो आप अपने लोकतंत्र को जिंदा भी रख सकते हैं, और उसको डेवलपमेंट के रास्ता सबसे लोगों का सशक्त रास्ता डेमोक्रेसी के ही से ही होकर गुजरेगा। दुनिया की डेमोक्रेसी में अगर किसी लीडर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो नेहरू है, क्योंकि नेहरू ने दुनिया को डेमोक्रेसी के साथ कैसे काम होता है वो दिखाया है, वो इस्टेब्लिश किया है। हम लोग बात करते हैं 250 साल पुराना अमेरिका आजाद हुआ था। अमेरिका की डेमोक्रेसी आज 250 साल पुरानी है, हमारी डेमोक्रेसी 75 साल पुरानी है, और जब नेहरू थे तब तो बिल्कुल नई डेमोक्रेसी थी। लेकिन दुनिया में हमने और हम अकेली डेमोक्रेसी थे। जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन से, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होश में, उस दिन से सबको मताधिकार दिया था। दुनिया में इस तरह का एक्सपेरिमेंट कहीं नहीं हुआ था, यह नेहरू का विजन था, ये सारे लोगों का, और वो सबसे बड़ी ताकत दी थी। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो ताकत आपसे छीनने की कोशिश की जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई अगली बार वोट दे देना, तो ये आपके जो नागरिक अधिकार है उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा नेहरू ने नहीं सोचा था कि मेरे देश का सुप्रीम कोर्ट कहीं इस तरह की बातें करेगा। तो दुनिया के लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत आवाज थी, और जिसने दुनिया के लोकतंत्र को यह भरोसा दिलाया कि अगर तरक्की और समृद्धि का कोई रास्ता है तो वो लोकतंत्र ही हो सकता है, जिसमें दुनिया में बराबरी की बात होगी। और उसके लिए नेहरू को आज एक बार हम लोगों को फिर से याद कर लेना चाहिए। बाकी भारत के लिए जो किया, लेकिन दुनिया के लिए एक बड़ा लॉस था नेहरू। सिर्फ चूंकि रेफरेंस आ गया, मुझे याद आ गया, मैं याद दिला दूं। 62 का युद्ध हो चुका था, भारत बहुत ठीक से, हमारे पास हथियार नहीं थे, तो अमेरिका के साथ एक हमारे बातचीत हो रही थी कि हम अमेरिका के साथ अलाइन करेंगे। भारत के उस समय के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान थे। वो भारत के तीनों विंग के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के नंबर 2 को लेकर अपने साथ एक बड़ी डिफेंस की टीम गई थी कि अब हथियार का सौदा होगा, हम लोग साइन करेंगे MOU। और प्रेसिडेंट जॉनसन थे उस समय। 27 मई को जब नेहरू जी की मृत्यु होती है, तो ये अभी जो हमारे यशवंतराव चौहान हैं, ये अलग अलग डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में जाके उनकी कैपेसिटी देख रहे थे, उनको समझाया जा रहा था क्या। और उस समय मैं एक और चीज बता दूं, रॉबर्ट मैकेनमारा, मैं इस सबको एपिसोड को कर चुका हूं, उनसे मुलाकात होती है जो बाद में भारत के लिए बहुत लाभदायक थी, क्योंकि जब वो IMF के हेड बने तब, या वर्ल्ड बैंक, IMF या वर्ल्ड बैंक, तो भारत को यशवंतराव चौहान जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो एक वो था। मैं अभी बात कर रहा हूं केवल 27 मई को। 27 मई को जब नेहरू जी की मृत्यु होती है, उसके 2 दिन बाद यशवंतराव चौहान की मीटिंग फिक्स थी प्रेसिडेंट जॉनसन से, वो फॉर्मल MOU साइन करने की। ये दूर थे, वहां ये वॉशिंगटन से दूर थे, और नॉर्मल फ्लाइट से इनको घूम घाम करके 10-12 घंटे लगते वॉशिंगटन पहुंचने में, और फिर वहां से कमर्शियल फ्लाइट लेके इंडिया आते। मतलब नेहरू जी के अंतिम संस्कार तक तो पहुंच ही नहीं सकते थे, शायद नेक्स्ट डे पहुंचते। प्रेसिडेंट जॉनसन ने मांगा नहीं गया था, रात में इनको, ये रात में, वहां उस समय रात थी जब ये खबर आई है अमेरिका में, ये खुद लिखते हैं, रात में 2-3 बजे जब ये खबर आती है, उसके बाद प्रेसिडेंट जॉनसन ने स्वयं कहा कि नहीं, आप मेरा US फोर्स, जो उनका प्रेसिडेंट का फिर से प्लेन होता है, ये लेके जाइए, तभी आप पहुंच पाएंगे। ये कोई क्या है, आप जहाज दे दिया गया, हम आ गए भाई किसी का, नहीं। ये नेहरू की इज्जत थी। वो देश एक तरह से अपनी संवेदना भी प्रकट कर रहा था, और ये एक्नॉलेज भी दुनिया में कर रहा था कि एक दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लीडर गया है जिसने एक सपना देखा था कि दुनिया समृद्ध हो, दुनिया में भाईचारा हो, दुनिया में ये कम से कम
हथियारों का यूज हो। तो आज एक बार फिर से उस नेहरू को नमन करते हुए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप सबको फिर से इसलिए याद दिला के खूब गूगल करिए, देखिए कि कहाँ कहाँ नेहरू हैं। थैंक यू सो मच।